हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एसके स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम के सभी परिभाषाएं और जिन्होंने अपना मत या कथन दिया है उन सभी कथनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक एक करके। एग्ज़ाम तो आप लोग का चल ही रहा है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में सभी की परिभाषाएं और कथन जो है 10 या 15 से ऊपर ही आ रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। शिक्षा के दर्शन में भारतीय विद्वानों के अनुसार महात्मा गांधी के शब्दों में कहा गया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक को और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। क्या है? बालक के से मेरा अभिप्राय है, महात्मा गांधी ने बताया कि मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहा कि मनुष्य जो है वो अंतर्निहित पूर्ण और अभिव्यक्ति करता ही शिक्षा है। जो अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करता है वही शिक्षा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देता, वरना हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में दायित्व स्थापित करती है संपूर्ण सृष्टि में। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं। पश्चिमी विद्वानों ने अपना अपना क्या मत दिया है। तो अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण जो होता है वही शिक्षा है। प्लेटो के अनुसार बताया कि शिक्षा का कार्य जो होता है मनुष्य के शरीर और आत्मा का पूर्णता प्रदान करना है, जिसके कि वे योग्य है। मतलब जिसके कि वो योग्य है, प्लेटो के अनुसार शरीर और आत्मा का पूर्णता प्रदान करता है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। शिक्षा वही है पर्यावरण की। हार्न के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति प्रक्रिया के रूप में प्रकृति, समाज एवं विश्व के चरम जो स्वरूप है उसमें सामंजस्य स्थापित करती है। चरम स्वरूप पे अपना सामंजस्य स्थापित करती है। नेक्स्ट है शिक्षा का संकुचित अर्थ एवं परिभाषा में जी.एम. थॉमस ने कहा कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। जे.एस. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय जो होता है हमारे शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्ण किए गए प्रयासों से लिया जाता है। उससे लिया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा का व्यापक अर्थ एवं परिभाषाएं। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के इस रूप को भी परिभाषित करते हुए अपने विचार दिए हैं, जैसे कि जे.एस. मैकेंजी के अनुसार व्यापक सृष्टि से शिक्षा जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। प्रोडाम्बिल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। और डोम्बिल के अनुसार वे सभी आते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। और एडम्स के अनुसार ने कहा कि यह प्रक्रिया केवल सचेतन ही नहीं बल्कि उद्देश्य अथवा विचारपूर्ण भी है। इसमें शिक्षक का एक
स्पष्ट प्रयोजन भी होता है और यह उसी के अनुसार बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है शिक्षा का वास्तविक अर्थ एवं परिभाषाएं। शिक्षा के कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित है। जैसे कि सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य है संसार के उस सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं, जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के अंतः शक्तियों का बाहर लाना है और बालक के अंतः शक्तियों को बाहर लाना है। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा मानव के आंतरिक शक्तियों को स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। पेस्टालॉजी के अनुसार टीपी नन के अनुसार शिक्षा जो है व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान कर सके। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उच्च पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है, पूर्णता की उस विकास है जिसमें उसकी क्षमता है। एडिसन के अनुसार जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देते हैं। ब्राउन के अनुसार शिक्षा जो होता है चैतन्य रूप से में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति द्वारा समाज में परिवर्तन किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो चैतन्य के द्वारा। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा जो है शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण कराना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण कराना चाहिए डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार। नेक्स्ट है दर्शन के अर्थ एवं परिभाषा में दर्शन के विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। जैसे कि अरस्तु ने दिया है, दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, परम तत्व के यथार्थ स्वरूप को जांच करता है। प्लेटो के अनुसार पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है और किसी भी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। ब्राइटमैन के अनुसार दर्शन की परिभाषा एक ऐसी प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभव के विषय में सत्यता के साथ विचार किया जाता हो अथवा हमारे संपूर्ण अनुभव जो है बोधगम्य बनते हो। नेक्स्ट है कांटे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, जो दर्शन है विज्ञानों का विज्ञान है। और बार्टेंड रसेल के अनुसार दर्शन वह प्रयत्न है जिसमें अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक ढंग से उत्तर दिया जाता है, जबकि उन सब बातों की खोज की जाती है जो उन्हें भ्रमात्मक बनाती है तथा हमारे साधारण विचारों से संबंधित अस्पष्टता तथा व्यवस्था का ज्ञान कराती है। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है और यथार्थता के अनुसार तार्किक रूप का जो विवेचन होता है वही दर्शन है। किसके अनुसार? तो डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार। गांधी जी के अनुसार यह दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसके जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं और उसको हम जानने के लिए एक प्रमाण एकत्रित कर। शिक्षा दार्शनिकों ने शिक्षा दर्शन की परिभाषाएं इस प्रकार दी है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा दर्शन सामान्य दर्शन का एक साधारण संबंध ही नहीं अपितु दार्शनिकों ने अब तक सही माना कि वह दर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो शिक्षा है वो प्रक्रिया के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हेडरसन के अनुसार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा दर्शन के जो समस्याओं है उसका प्रयोग है। टी.ई. सिल्ट्स के अनुसार शिक्षा दर्शन का कार्य जो है वो शुद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्यों एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयोग करना है।
शिक्षा के वास्तविक अर्थ एवं परिभाषा में टी रेमांटर का कथन है, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप बना लेता है, उसके वातावरण के अनुरूप अपने आप को बना लेता है। नेक्स्ट है दर्शन एवं शिक्षा। रास के अनुसार रास ने दर्शन एवं शिक्षा के संबंध को बहुत अच्छी तरह से बताया है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है। शिक्षा और दर्शन जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। दर्शन उसका सैद्धांतिक पक्ष है तथा शिक्षा जो है गतिशील एवं व्यावसायिक पक्ष है। शिक्षा जो है गतिशील एवं व्यावसायिक पक्ष है। नेक्स्ट है जेंटाइल के द्वारा महोदय ने लिखा है कि जो व्यक्ति इस बात के विश्वास रखते हैं कि दर्शन से संबंध बनाए और बगैर कोई प्रक्रिया आम रीति से चल सकती है, शिक्षा के विशुद्ध स्वरूप को समझने में असमर्थता प्रकट करते हैं। शिक्षा प्रक्रिया दर्शन की सहायता के अभाव में उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती है। शिक्षा जो है वो उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। मूल्य सीमांश एवं शिक्षा में भी रास का कथन है। रास ने अपने शब्दों में कहा कि दर्शन और शिक्षा जो है एक सिक्के के दो पहलू है के समान है, एक में दूसरा निहित है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा जो है क्रियात्मक पक्ष है। दर्शन एवं शिक्षा के संबंध में पाइथागोरस का सिद्धांत था, हम ईश्वर की चल संपत्ति हैं, ईश्वर ही हमारा रखवाला है और उसकी आज्ञा के बिना भागने का हमें कोई अधिकार नहीं है, और उसकी आज्ञा के बिना हमें भागने की कोई अधिकार नहीं है। आर रस्क के अनुसार महान शिक्षा शास्त्री होने के साथ वे स्वयं महान दार्शनिक भी रहे हैं। इनके सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके दार्शनिक विचारों का उद्गम उनके शिक्षा योजनाओं तथा तत्कालीन शिक्षा प्रणालियों में मिलती है। अर्थात प्लेटो के आदर्श उसकी शिक्षा के संबंधित सांस्कृतिक योजना में प्रतिफलित हुआ। रूसो के समाज विरोध जो दर्शन से इसकी विशेषता शिक्षा की योजना तक पहुंच। स्पेंसर के सुखवाद से शिक्षा की प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत निकला। अमेरिकन प्रयोगवादी दर्शन ने शिक्षा के प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। स्पेंसर महोदय का कथन था, सच्चाई दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा और व्यवहारिक रूप दे सकता है। दर्शन तथा शिक्षा में घनिष्ठ संबंध के कारण इसमें पारस्परिक निर्भरता पाई। फिक्टे ने कहा, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता है। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य जो है वो कभी भी स्पष्ट रूप से पूर्ण नहीं हो सकता है। और जेंटाइल के अनुसार दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती है, और शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती है। जी.ई. पैट्रिज के अनुसार अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन भी शिक्षा पर आधारित है। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन एवं शिक्षा के उद्देश्य जो है जॉन डीवीर का कथन है कि दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है, और दर्शन और शिक्षण संस्थाएं जो है प्रसिद्ध विद्वान जो बटलर ने लिखा है, दर्शन शिक्षा के प्रयोग के लिए एक पथ प्रदर्शक है। शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय हेतु निश्चित सामग्री को आधार के रूप में प्रदान करती है, आधार के रूप में एक प्रदान करती है। नेक्स्ट है फ्रोवेल के अनुसार शब्दों में
शिक्षा का लक्ष्य एक आस्थामन, शुद्ध और पवित्र जीवन का साक्षात्कार है। शिक्षा को मनुष्य को अपनी प्रति और अपने में स्पष्टता की ओर निर्देशित करना चाहिए, जिससे कि वह प्रकृति का सामना कर सके और ईश्वर से एकता स्थापित कर सके। आदर्शवाद में हर्न के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है। और हेडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आदर्शवादियों का विकास है कि मनुष्य इन मूल्यों को अपनी सीमित मन से प्राप्त करता है। यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियों हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या जो है मन से की जा सकती है और भौतिक संसार की जो व्याख्या है वो मन से की जा सकती है। रूबेकर के अनुसार आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। संसार को समझने के लिए मस्तिष्क जो है वो सर्वोपरि है। इनके लिए इसके अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे और किसी बात को इससे से अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि किसी और बात को मन जो है मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की कल्पना होगी। आदर्शवाद के जो तत्व है वो मीमांसा की प्रकृति की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। इस विचारधारा के प्रवर्तक बर्कले हैं। बर्कले के शब्द में बाह्य जगत और कुछ नहीं, केवल मन का प्रत्यक्षीकरण है। बाह्य जगत और कुछ नहीं है, केवल मन का प्रत्यक्षीकरण है। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के इस विचारधारा के प्रवर्तक प्लेटो हैं के अनुसार विचार सत्य है, प्रकृति और भौतिक जगत सत्य नहीं है। विचार जो है वो सत्य है, लेकिन भौतिक जगत जो है वो सत्य नहीं है। निरपेक्ष आदर्शवाद के अनुसार आत्मा का चरम रूप जो परमात्मा है और वही वस्तु का जगत का निर्माण करने वाला है। प्रचात्मक आदर्शवाद जो है इसके प्रवर्तक जो है इमैनुएल कांट है। इसके अनुसार जगत के पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप से होता है, और ज्ञान जो है प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप से होता है। कांट ने बुद्धि को वस्तु के ज्ञान का आधार माना है, इसीलिए उनकी विचारधारा बुद्धिवादी आदर्शवाद कहलाती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति। रास और रस्क दोनों का कथन है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति। रास ने लिखा है आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति, अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्तियाँ या क्षमताओं को वास्तविक रूप देना। आदर्शवाद का अनुशासन जो है थॉमस और लैंग के अनुसार प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का जो नारा है वो अनुशासन है। फ्रावेल का जो कथन है बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके तथा प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करके उस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आदर्शवादियों का जो अनुशासन का सिद्धांत उसकी स्वतंत्रता के आधार पर आधारित है। उनका मुख्य ध्येय जो है अधीनता से मुक्त स्वतंत्रता की सत्ता और अनुशासन से सामंजस्य है। प्राकृतवादी और शिक्षा
हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का वह अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना, अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना। बीडी भाटिया के अनुसार प्रयोजनवादी जो है विद्यालय में मिली-जुली क्रियाओं और सामाजिक अनुशासन के पक्ष में है, सामाजिक अनुशासन के। नेक्स्ट है डॉक्टर दास गुप्ता के कहना है शंकर के द्वारा प्रस्थापित दर्शन का प्रभाव इतना व्यापक है कि जब भी हम वेदांत दर्शन की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस दर्शन से होता है जो शंकर के द्वारा मंडित किया गया है। समाज शास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ परिभाषा दिया गया है। अगस्त कांटे के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। और मैक्स वेबर का अनुसार यह वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वाचनात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, जिससे सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों को कारण सहित व्याख्या की जा सकती है, कारण सहित उनकी व्याख्या की जा सकती है। और दुर्खिम के अनुसार इमाइल फिर दुर्खिम के अनुसार तो उपयुक्त शिक्षा शास्त्रियों के शिक्षा के सामाजिक आधार को पृष्ठभूत तैयार की। इमाइल दुर्खिम के अनुसार इन शब्दों में परिभाषित किया कि शिक्षा युवा संतति का समाजीकरण है। ये शिक्षा जो है वो युवा जो संतति का समाजीकरण है। इससे उसने शिक्षा को सामाजिक वस्तु माना है और इमाइल दुर्खिम जो है उसने शिक्षा को सामाजिक वस्तु माना है। शैक्षिक समाज शास्त्र का क्षेत्र, शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत से विद्वानों ने अपना विचार प्रकट किया है, जैसे कि रोसेक ने किया है। शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में सब सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं। और ब्राउन के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों के शिक्षा के संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है, शिक्षा के जो संपूर्ण प्रक्रिया है उस पर लागू करता है। और यूक्रेन का मतानुसार जो है, यूक्रेन ने कहा कि आध्यात्मिक और व्यक्तिकता और व्यक्ति जन्मजात नहीं होते हैं वरना उन्हें प्राप्त किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य का, शिक्षा के जो व्यक्तित्व उद्देश्य का अर्थ है उत्तम व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास। हमारे इस कथन की पुष्टि जे.एस. रास ने इन शब्दों से हो जाती है, जैसे कि शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य का अर्थ जो है हमारे स्वीकार करने के योग्य है, स्वीकार करने के योग्य है। यह केवल महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास है। समाजीकरण की प्रक्रिया, अर्थ एवं परिभाषाएं। रास के अनुसार समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है, और एक साथ काम करने की इच्छा और क्षमता में वृद्धि करता है। रास के अनुसार। ड्रेवर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है और सामाजिक सामान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य सहयोगी या कुशल सदस्य बनाता है, मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बनाता है। गिलिन और गिलिन के अनुसार समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उन सभी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है तथा उसी के स्तर के अनुसार कार्य करता है। इसके लोकाचार परस्परता, उसके लोकाचार परंपरा तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है, सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है।
बोगार्ट्स के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं और ऐसा करने में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। एकता के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए परिभाषाएं जो है, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन राष्ट्रीय एकता का मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन तथा संनिग्धता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र की प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। भक्ति के प्रति राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। डॉक्टर वेदी के अनुसार राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उसमें भारत की एकता का समावेशन करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसा ही वीडियो अगर 103 के लिए भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत आप लोग के लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। संस्कृति के अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए परिभाषाएं हैं। सदरलैंड और वुडवर्थ के अनुसार संस्कृति में वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संक्रमित हो सकती है। किसी जन समुदाय की संस्कृति का ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून तथा विचारने की पद्धति ही है। वाइट के अनुसार संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। निरंतर। हर्शकोविट्स के अनुसार ने संस्कृति के अत्यंत संक्षिप्त और संगर्भित परिभाषा देते हुए कहा है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति जो है वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। जोसेफ पीपर के अनुसार संस्कृति प्राणी की सभी प्राकृतिक वस्तुएं और उन उपहारों तथा गुणों का सार है जो मनुष्य से संबंधित रखते हैं, वे भी उसकी आवश्यकताओं के तत्कालिक क्षेत्र से परे हैं। संस्कृति को टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य होकर मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यताएं और आदतें शामिल हैं। सामाजिक परिवर्तन एवं शिक्षा में मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक ढांचे में जो होने वाला परिवर्तन है वही सामाजिक परिवर्तन। गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन की स्वीकृति विविधताओं में होने वाली परिवर्तन से है, चाहे वह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के कारण हो, सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्याओं की रचना अथवा विभिन्न सिद्धांतों में परिवर्तन के कारणों हो, अथवा प्रसार से या समूह के अंदर ही आविष्कारों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हो। डॉसन एंड गिस के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन। समूह गत्यात्मक में लिंडग्रेन ने लिखा है, समूह गत्यात्मक में लिंडग्रेन ने लिखा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी कार्यात्मक संबंध में व्यवस्थित होने पर एक समूह का निर्माण होता है। किसी भी
दो या दो के व्यक्तियों के जो कार्यात्मक संबंध में व्यस्त होना ही समूह का निर्माण होता है। और सटिप का कथन है कि समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि कोई ना कोई विशेष स्वार्थ एक समूह के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांध रखा है। और शेरिफ एवं शेरिफ के अनुसार एक समूह एक सामाजिक इकाई है जिसमें कुछ व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे के प्रति अपेक्षाकृत निश्चित पद एवं भूमिका संबंध रखते हैं और जिसके अपने प्रतिमान का मूल्य होते हैं, जो कम से कम समूह के प्रति परिणाम के मामले में सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं। शेरिफ एवं शेरिफ का मानना है कि प्रत्येक समूह में सदस्यों की भूमिका जो होती है वो निर्धारित होती है और सभी सदस्य लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक दूसरे के अंतः क्रियाओं करते हुए समूह का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे समग्र से है जो सामाजिक संबंध के द्वारा एक दूसरे के समीप रहते हैं। और आर्गबर्न एवं नीमकाफ के अनुसार जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति समीप आकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। और बेरोन तथा बिरने के अनुसार समूह वह सामाजिक इकाई है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति सामाजिक पारस्परिक क्रिया में लगे होते हैं, जो एक दूसरे के साथ स्थित संरचित संबंध रखते हैं, जो एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं, सामूहिक लक्ष्यों में साझेदारी होते हैं तथा इस बात का बोध कराते हैं कि वास्तव में वे एक समूह के अंग है और इस बात का बोध कराते हैं कि वे वास्तव में एक समूह का अंग है। सामाजिक समूह को गिंडेंस के स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया है। एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ आंतरिक क्रिया करते हैं, वो आंतरिक क्रिया करते हैं। इस परिभाषा में समूह निर्माण का आधार जो है उस सामाजिक अंतःक्रिया माना गया है। हार्ट एवं हंट के अनुसार सामाजिक समूह का सार जो है वो भौतिक समीपता नहीं बल्कि संयुक्त अंतःक्रिया की जागरूकता है। इसी विचार की पुष्टि फिक्टर के द्वारा भी की गई है और इसी विचार की जो पुष्टि है वो फिक्टर के द्वारा की गई है। मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों को समूह कहा जाता है और मनुष्य के बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसे समूह कहा जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकल जा सकता है कि सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है। जो सामाजिक समूह है वह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे की एकरूपता स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है यूजेन एस्टेल के अनुसार उच्च उत्पादकता औद्योगिकरण की प्रतिक्रिया का अभिन्न अंग है तथा ये दोनों एक दूसरे के से जो परस्पर संबंधता तथा प्रभावित होते हैं, परस्पर संबंधता तथा प्रभावित। पाठ्य पुस्तक के अर्थ को सुस्पष्ट करने के लिए परिभाषा जो दी गई है हैरोलीकर के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान आदतों, भावनाओं, क्रियाओं एवं प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। और हाल क्वेस्टर के अनुसार पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यक्तित्व प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। लेंज के अनुसार यह अध्ययन क्षेत्र के किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक है। अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा के एक प्रमाणिक पुस्तक है। और डगलस के अनुसार का कथन है अध्यापकों के बहुमत में अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक में वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना है। बेकन के अनुसार कहना है कि पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से
भी सुसज्जित होती है। पाठ्यक्रम की अवधारणा की परिभाषा क्रो और क्र के अनुसार पाठ्यक्रम में सीखने वाले या बालक के वे सभी अनुभव निहित हैं जिन्हें वह विद्यालय या उसके बाहर प्राप्त करता है। ये समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किए जाते हैं जो उनके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से विकसित होने में सहायता देते हैं, जो नैतिक रूप से विकसित होने में सहायता देते हैं। वाल्टर सी के अनुसार पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत कक्ष की क्रियाएं तथा उनके बाहर के समस्त कार्य एवं खेल सम्मिलित होती है, उनके और बाहर जो समस्त कार्य सम्मिलित होती है। ब्रूबेकर के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के नियंत्रण में सीखने वाले के समस्त अनुभव आते हैं। यह पाठ्य पुस्तक, पाठ्य वस्तु, यहाँ तक कि अध्ययन विषय से भी अधिक है। वह संपूर्ण स्थिति या स्थितियों का समूह है जो शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक को प्राप्त होता है। इसके द्वारा विद्यालय के दरवाजों से गुजरने वाले बालकों एवं युवकों के आचरण में परिवर्तन किया जाता है और बालकों के युवकों के आचरण में परिवर्तन किया जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।